अध्याय 36। वही हुआ जिसका डर था। वो कहीं नहीं गया है, हैरी चिल्लाया। उसे इस बात पर यकीन नहीं था। वो इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। वो पूरी ताकत से ल्यूपिन से जूझता रहा। ल्यूपिन नहीं समझते थे। उस पर्दे के पीछे लोग छिपे हुए थे। हैरी जब पहली बार उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसे उनके फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। सीरियस तो बस छिपा हुआ था और वो नजर नहीं आ रहा था। सीरियस! वो गरजा। सीरियस! वो वापस नहीं लौट सकता हैरी, ल्यूपिन ने टूटती आवाज में कहा और हैरी को रोकने की कोशिश करने लगा। वो वापस नहीं लौट सकता क्योंकि नहीं, वो मरा नहीं है। हैरी गरजा। सीरियस! उनके चारों तरफ हलचल जारी थी। मंत्रों की चमक लगातार दिख रही थी। हैरी के लिए ये आवाजें बेमतलब थी। उसे पास से गुजरते मंत्रों की परवाह नहीं थी। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी सिवाय इसके कि ल्यूपिन ये नाटक करना बंद कर दे कि सीरियस, जो उस पुराने पर्दे के पीछे उनसे कुछ फुट दूर खड़ा था, कभी नहीं लौटेगा और अपने काले बालों को पीछे करते हुए लड़ाई में दोबारा जोश से नहीं कूदेगा। ल्यूपिन हैरी को मंच से दूर ले गए। हैरी अब भी तोरण द्वार को घूरे जा रहा था। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि सीरियस उसे कितना इंतजार करवा रहा था। लेकिन जब वो ल्यूपिन की पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रहा था तो उसके दिल में एक हिस्से को ये एहसास हो गया था कि सीरियस ने इससे पहले उसे कभी इंतजार नहीं कर पाया था। सीरियस ने उसकी मदद करने के लिए हमेशा जोखिम लिया था। अगर हैरी के शिद्दत से पुकारने के बावजूद सीरियस उस तोरण द्वार से नहीं आ रहा था तो इसका एक ही मतलब था कि वो नहीं आ सकता था। क्या वो सचमुच? डंबलडोर ने बचे हुए प्राणभक्षियों में से ज्यादातर को कमरे के बीच में घेर लिया था, जो अदृश्य रस्सियों से बंधे लग रहे थे। बावरिन एंड मूडी कमरे में रेंगते हुए बेहोश टोंक्स के पास पहुंच गए और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। मंच के पीछे रोशनी हो रही थी और हुंकारने तथा चिल्लाने की आवाजें अब भी आ रही थीं। सीरियस की जगह किंग्सले बेलाट्रिक्स से लड़ने लगा था। हैरी, नेविल ने एक एक करके पत्थर की सीढ़ियों पर फिसलकर हैरी के पास आ गया। हैरी अब ल्यूपिन से जूझ रहा था, लेकिन इसके बावजूद वे उसे सावधानी के तौर पर पकड़े हुए थे। हैरी, मुझे सचमुच अफसोस है, नेविल ने कहा। उसके पैर अब भी बेकाबू होकर थिरक रहे थे। क्या वो आदमी, वो सीरियस ब्लैक, तुम्हारा दोस्त था? हैरी ने सिर हिलाया। रुको, ल्यूपिन ने धीरे से कहा और अपनी छड़ी नेविल के पैरों की तरफ करके बोले। पूर्व रथ। मंत्र उठ गया। नेविल के पैर फर्श पर स्थिर हो गए। ल्यूपिन का चेहरा पीला था। चलो चलकर बाकियों को खोजते हैं। तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ हैं, नेविल? ये बोलते हुए ल्यूपिन तोरण द्वार से दूर मुड़े। ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द बोलने में उन्हें कष्ट हो रहा था। वे सब वहां हैं, नेविल ने कहा। एक मस्तिष्क ने रॉन पर हमला कर दिया, लेकिन मुझे लगता है वो ठीक है। और हरवाइनी बेहोश है, लेकिन उसकी नब्ज चल रही है। एक जोरदार धमाका हुआ और मंच के पीछे से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हैरी ने देखा कि किंग्सले दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर रहा था। बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज ने जैसे ही डंबलडोर को मुड़ते देखा, वो भाग खड़ी हुई। डंबलडोर ने उसे एक मंत्र मारा, लेकिन बेलाट्रिक्स ने उसे मोड़ दिया। वो अब आधी सीढ़ियां पार कर चुकी थी। हैरी, नहीं! ल्यूपिन चिल्लाए, लेकिन हैरी तब तक अपनी बाह को ल्यूपिन की ढीली पकड़ से छुड़ा चुका था। उसने सीरियस को मार डाला, हैरी गरजा। उसने सीरियस को मार डाला, मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन वो पत्थर की सीढ़ियों पर लड़खड़ाता हुआ चल दिया। पीछे से लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। बेलेट्रिक्स के दुशाले का सिरा सामने ओझल हुआ और वो उस कमरे में पहुंच गया जहां मस्तिष्क तैर रहे थे। बेलेट्रिक्स ने अपने कंधे के ऊपर से एक शाप दिया। टैंक हवा में उठा और धड़ाम से नीचे आ गया। हैरी उसके बदबूदार काढ़े में नहा गया। मस्तिष्क उसके ऊपर आ गए और अपने लंबे रंगीन फीते लहराने लगे। लेकिन वो चिल्लाया, विंगार्डियम लेवियोसा! वे फौरन दूर होकर हवा में उड़ने लगे। फिसलते हुए वो दरवाजे की तरफ भागा
वो फर्श पर कराहती लूना को लांग कर निकला। फिर वो जिनी के पास से गुजरा, जिसने पूछा, हैरी क्या? वो रॉन के पास से गुजरा, जो धीरे धीरे हंस रहा था, और हरमाइनी के पास से, जो अब तक बेहोश थी। उसके पार लिफ्ट तक जाने वाला गलियारा था। वो दौड़ा, लेकिन उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया, जिस वजह से दीवारें घूमने लगी। एक बार फिर उसने चारों तरफ घूमती हुई मोमबत्तियों की नीली रोशनी की धारियां देखी। बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? वो हताशा से चिल्लाया। उसी समय दो दीवार दोबारा रुक गई। बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? कमरा जैसे उसके पूछने का ही इंतजार कर रहा था। उसके ठीक पीछे वाला दरवाजा खुल गया और लिफ्ट की तरफ जाने लगा। वो मशालों से रोशन और खाली था। वो दौड़ने लगा। उसे सामने एक लिफ्ट की खटर पटर की आवाजें सुनाई दी। वो गलियारे में भागा, कोने पर मुड़ा और दूसरी लिफ्ट को बुलाने वाले बटन पर तेजी से मुक्का मारा। लिफ्ट नीचे आ गई, जाली सरक कर खुल गई और हैरी तेजी से अंदर चला गया। उसने एट्रियम पहुंचाने वाले बटन पर मुक्का मारा। दरवाजे सरक कर बंद हो गए और वो ऊपर उठने लगा। जाली के पूरी तरह खुलने और पहले ही वो लिफ्ट के बाहर निकल चुका था। उसने चारों तरफ देखा। बेलेट्रिक्स हॉल के दूसरे सिरे वाली टेलीफोन बूथ लिफ्ट तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जब हैरी उसकी तरफ भागने लगा तो उसने पलटकर हैरी पर एक मंत्र मारा। हैरी फव्वारे के पीछे छिप गया। मंत्र उसके पास से निकल गया और एट्रियम के दूसरे सिरे पर सुनहरे दरवाजों से टकराया, जिससे वे घंटियों की तरह बजने लगे। अब कदमों की आवाजें नहीं आ रही थी। बेलेट्रिक्स ने भागना बंद कर दिया था। हैरी मूर्तियों के पीछे झुककर सुनता रहा। बेलेट्रिक्स ने बच्चों जैसी आवाज में कहा, जो चमकती लकड़ी के फर्श से टकराकर गूंजने लगी। तो तुम मेरे पीछे क्यों आए थे? मुझे लगा था कि तुम यहाँ मेरे कजिन की मौत का बदला लेने आए थे। मैं इसलिए आया हूं, हैरी चिल्लाया, और उसकी आवाज की गूंज पूरे कमरे में फैल गई। क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, छोटे पॉटर बच्चे? हैरी के मन में इतनी नफरत उमड़ी जितनी पहले कभी नहीं उमड़ी थी, जब वो फव्वारे के पीछे से बाहर निकला और चिल्लाया, पीड़ितो! बेllatrix चीख उठी। मंत्र के कारण वो गिर गई, लेकिन वो दर्द से उस तरह छटपटा और चीख नहीं रही थी जैसा नेविल के साथ हुआ था। वो दोबारा खड़ी हो गई और हाँफने लगी, लेकिन अब वो हंस नहीं रही थी। हैरी दोबारा सुनहरे फव्वारे के पीछे छिप गया। बेलाट्रिक्स का प्रतिकारक मंत्र सुंदर जादूगर के सिर से टकराया, जो उड़कर 20 फुट दूर जा गिरा और लकड़ी के फर्श पर लंबे निशान छोड़ गया। कभी अक्षम्य शाप नहीं दिया है ना लड़के? वो चिल्लाई। उसने अब अपनी बच्ची जैसी आवाज छोड़ दी। पॉटर, उसके लिए क्रूर होना पड़ता है। उसके लिए सचमुच दर्द पहुंचाने की इच्छा होनी चाहिए। इसका मजा लेने की इच्छा होनी चाहिए। न्यायपूर्ण गुस्सा मुझे ज्यादा देर तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ये काम कैसे किया जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। हैरी झुककर फव्वारे की दूसरी तरफ चल दिया। तभी वो चीखी, पीड़ितो! हैरी को एक बार फिर झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा, जब सेंटोर का धनुष वाला हाथ उड़कर फर्श पर सुनहरे जादूगर के सिर के पास पहुंच गया। वो चिल्लाई, पॉटर, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। उसे बेलाट्रिक्स की दाईं तरफ चलने की आवाज आ रही थी, और यह स्पष्ट था कि वो निशाना साधने के लिए ठीक से देखने की कोशिश कर रही थी। वो उसकी तरफ वाली मूर्ति से दूर हट गया और अपने सिर को घरेलू जिन्न के बराबर लाते हुए सेंटोर के पैरों के पीछे उकड़ू बैठा रहा। मैं शैतानी शहंशाह की सबसे वफादार सेवक थी और हूं। मैंने उनसे गुप्त कलाएं सीखी हैं और मैं ऐसे शक्तिशाली मंत्र जानती हूं कि तुम जैसा छोटा कमजोर लड़का मुझसे मुकाबला करने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। स्तब्ध हो! हैरी चिल्लाया। वो वहां आ गया था जहां पिशाच सिर कटे जादूगर की तरफ मुस्कुराकर देख रहा था। उसने तब मंत्र मारा था जब बेलाट्रिक्स फव्वारे के चारों तरफ झांक रही थी और उसकी पीठ हैरी की तरफ थी। बेलाट्रिक्स ने इतनी तेज प्रतिक्रिया की कि हैरी समय रहते बड़ी मुश्किल से झुक पाया। रक्षा कवच! लाल रोशनी की लहर के साथ उसका स्तब्ध मंत्र पलटकर उसी की तरफ लौट आया। हैरी फव्वारे के पीछे सरक गया और पिशाच का एक कान हवा में उड़ता चला गया। पॉटर,
मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं, बेllatrix चिल्लाई। मुझे भविष्यवाणी दे दो, इसे इसी समय मेरी तरफ लुढ़का दो, मैं तुम्हारी जान बख्श सकती हूं। हैरी ने गरज कर कहा। तब तो तुम्हें मुझे मारना ही पड़ेगा, क्योंकि गेंद तो फूट गई है। जैसे ही उसने ये बात कही, उसके माथे में तेज दर्द होने लगा। उसका निशान एक बार फिर जल रहा था और उसमें आवेश का एक ऐसा तूफान उठा जिसका उसके गुस्से से कोई संबंध नहीं था, और वो जानता है। हैरी ने बेलाट्रिक्स जैसी पागल हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारा दोस्त वोल्डेमॉर्ट जान चुका है कि गेंद टूट चुकी है। वो तुमसे खुश नहीं होगा, है ना? क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? वो चिल्लाई, और पहली बार उसकी आवाज में डर झलक रहा था। जब मैं नेविल को सीढ़ियों पर से उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था, तो भविष्यवाणी टूट गई। तुम्हें क्या लगता है वोल्डेमॉर्ट इसके बारे में क्या कहेगा? उसका निशान दुखने लगा और जलने लगा। दर्द के कारण उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। झूठे! वो चीखी, लेकिन उसके गुस्से के पीछे अब दहशत का पुट भी था। पॉटर, वो तुम्हारे पास है और तुम उसे मुझे दोगे। आगमनो भविष्यवाणी! हैरी दोबारा हंसने लगा। वो जानता था कि इससे वो आग बबूला हो जाएगी। उसके सिर में इतनी तेज दर्द हो रहा था जैसे उसकी खोपड़ी फट जाएगी। उसने एक कान वाले पिशाच के पीछे से हाथ हिलाया और तत्काल खींच लिया, क्योंकि बेllatrix ने उस पर हरी रोशनी की एक लहर छोड़ दी थी। वहां कुछ नहीं है। जब कोई चीज है ही नहीं तो आगमनो कहने से कैसे आ जाएगी? वो टूट चुकी है और कोई भी उसकी बात नहीं सुन पाया। तुम जाकर अपने बॉस को ये बात बता देना। नहीं! वो चीखी। ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। मालिक, मैंने कोशिश की थी, मुझे सजा मत देना। अपनी सांस बर्बाद मत करो, हैरी चिल्लाया। उसकी आंखें बंद हो गई थी, क्योंकि उसके निशान में अब बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। वो यहां से तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता। क्या सचमुच, पॉटर? एक तीखी ठंडी आवाज आई। हैरी ने आंखें खोल दी। दुबला पतला लंबा लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हॉल के बीच में प्रकट हो गया था और अपने सांप जैसे भयंकर चेहरे पर नकाब लगा रखा था। उसकी लाल छेद जैसी पुतलियों वाली आंखें घूर रही थी। उसकी छड़ी हैरी की तरफ तनी थी, जो मूर्ति बना खड़ा था। वो हिल भी नहीं सकता था। तो तुमने मेरी भविष्यवाणी तोड़ दी, वोल्डेमॉर्ट ने धीरे से कहा और अपनी बेरहम लाल आंखों से हैरी को घूरा। नहीं बेला, वो झूठ नहीं बोल रहा है। मुझे उसके घटिया दिमाग के भीतर सच्चाई की झलक दिख रही है। महीनों की तैयारी, महीनों की मेहनत और मेरे प्राण पक्षियों ने एक बार फिर हैरी पॉटर को मेरे मंसूबे नाकामयाब करने दिए। जब वोल्डेमॉर्ट धीरे धीरे करीब आया तो बेllatrix सुबकती हुई वोल्डेमॉर्ट के कदमों पर गिर गई और बोली, मालिक, मुझे बहुत अफसोस है। मैं ये बात नहीं जानती थी। मैं तो नर पशु ब्लैक से लड़ रही थी। मालिक, आपको पता होना चाहिए। चुप रहो बेला, वोल्डेमॉर्ट ने खतरनाक तरीके से कहा। मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जादू मंत्रालय में तुम्हारी दया की भीख सुनने आया हूं? लेकिन मालिक, वो यही है, वो नीचे। वोल्डेमॉर्ट ने उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। मुझे अब तुमसे कुछ नहीं कहना है, पॉटर, उसने धीरे से कहा। तुमने मुझे बहुत चढ़ाया है, बहुत समय तक चढ़ाया है। मृत्युदंशम! हैरी ने बचने के लिए अपना मुंह तक नहीं खोला। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था और उसकी छड़ी फर्श की तरफ थी। लेकिन फव्वारे में लगी सिरकटे जादूगर की सुनहरी मूर्ति जीवित हो गई
और खंबे से उछलकर हैरी तथा वोल्डेमॉर्ट के बीच धम्म से फर्श पर आ गिरी। मूर्ति ने हैरी को बचाने के लिए अपने हाथ फैला लिए और मंत्र अपने सीने पर झेल लिया। क्या? वोल्डेमॉर्ट चिल्लाया और चारों तरफ देखने लगा, और फिर वो बोला, डंबलडोर! हैरी ने जब पीछे पलटकर देखा तो उसका दिल धड़कने लगा। सुनहरे दरवाजे के सामने डंबलडोर खड़े थे। वोल्डेमॉर्ट ने अपनी छड़ी तान ली। फिर उसने डंबलडोर की तरफ हरी रोशनी की एक और लहर छोड़ी, जो मुड़े तथा ओझल हो गए। अगले ही पल वे वोल्डेमॉर्ट के पीछे प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी छड़ी फव्वारे की तरफ कर दी। बाकी मूर्तियां भी सजीव हो गई। जादूगरनी वाली मूर्ति बेllatrix की तरफ भागी, जो चीखकर इसके सीने पर मंत्रों की बौछार करने लगी। मंत्र मूर्ति के सीने पर पड़े, लेकिन मूर्ति ने उस पर छलांग लगा दी और उसे फर्श पर गिराकर दबोच लिया। इस दौरान पिशाच और घरेलू जिन्न दीवार पर लगी अंगीठियों की तरफ गए। एक हाथ वाला सेंटोर वोल्डेमॉर्ट की तरफ भागा, जो वहां से गायब होकर फव्वारे के पास प्रकट हो गया। सिरकटी मूर्ति ने हैरी को दोबारा अपने पीछे करके संघर्ष से दूर कर दिया। डंबलडोर वोल्डेमॉर्ट की तरफ बढ़े और सुनहरा सेंटोर उन दोनों के चारों तरफ घूमने लगा। टॉम, आज रात को यहां आना मूर्खता थी। डंबलडोर ने शांति से कहा। ऑर्डर्स आने ही वाले हैं। वोल्डेमॉर्ट ने गुस्से से कहा, उनके आने से पहले ही मैं यहां से निकल जाऊंगा और आप मर जाएंगे। उसने डंबलडोर पर एक और मारक शाप मारा, लेकिन चूक गया। शाप सुरक्षा जादूगर की डेस्क पर पड़ा, जो लपटों से जलने लगी। डंबलडोर ने अपनी छड़ी लहराई। इससे निकलने वाले मंत्र की शक्ति इतनी प्रबल थी कि सुनहरे जादूगर की मूर्ति के पीछे खड़े हैरी के पास जब ये गुजरा तो उसके सिर के बाल खड़े हो गए। इसे मोड़ने के लिए वोल्डेमॉर्ट को चांदी की चमकती ढाल उत्पन्न करने के लिए विवश होना पड़ा। मंत्र से ढाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हालांकि इससे घंटी जैसे बजने की गहरी आवाज आई, जो अजीब थी। डंबलडोर, आप मुझे मारना नहीं चाहते? वोल्डेमॉर्ट ने कहा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आप इस तरह की क्रूरता से ऊपर हैं, है ना? हम दोनों ही जानते हैं कि टॉम, इंसान को नष्ट करने के दूसरे तरीके भी हैं। डंबलडोर ने शांति से कहा और वोल्डेमॉर्ट की तरफ बढ़ते रहे, जैसे उन्हें दुनिया में कोई भी डर ना हो, जैसे हॉल में उनके चलते समय कोई भी व्यवधान न आया हो। मैं मानता हूं कि सिर्फ तुम्हारी जान लेने से मुझे संतोष नहीं मिलेगा। वोल्डेमॉर्ट घुर्राया। डंबलडोर, मौत से बुरा कुछ नहीं है। तुम गलत सोचते हो, डंबलडोर ने कहा, जब वोल्डेमॉर्ट के करीब पहुंच रहे थे और इतने हल्केपन से बोल रहे थे जैसे ड्रिंक्स पार्टी में बातचीत कर रहे हों। हैरी को डर लग रहा था कि वे वोल्डेमॉर्ट की तरफ अकेले, बिना कवच के, बिना सुरक्षा के बढ़े जा रहे थे। वो चेतावनी देने के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके सिरकटे रक्षक ने उसे दीवार की तरफ पीछे धकेल दिया था और वहां से बाहर नहीं निकलने दिया। मौत से भी ज्यादा बुरी चीजें होती हैं। इस बात को ना समझ पाना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। चांदी की ढाल के पीछे से हरी रोशनी की एक और लहर निकली। इस बार एक हाथ वाला सेंटोर डंबलडोर के सामने कूद कर आ गया। उसने वह झेल लिया और 100 टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन इससे पहले ही कि टुकड़े फर्श पर गिर पाते, डंबलडोर ने अपनी छड़ी निकालकर इस तरह लहराई जैसे चाबुक लहरा रहे हों। इसकी नोक से एक लंबी पतली लपट निकली, जो वोल्डेमॉर्ट और ढाल के चारों तरफ बंध गई। एक पल के लिए तो लगा कि डंबलडोर जीत गए थे, लेकिन तभी आग की रस्सी सांप में बदल गई, जिसने वोल्डेमॉर्ट पर तत्काल अपनी पकड़ ढीली कर दी और ये गुस्से से फुफकारता हुआ डंबलडोर के सामने आ गया। वोल्डेमॉर्ट गायब हो गया। सांप ने फर्श से अपना फन उठा लिया और वार करने को तैयार हो गया। डंबलडोर के ऊपर हवा में एक लपट दिखी। वोल्डेमॉर्ट दोबारा प्रकट हो गया। वो फव्वारे के बीच में उस जगह पर खड़ा था जहां कुछ समय पहले 5 मूर्तियां खड़ी थी। देखिए! हैरी चिल्लाया, लेकिन उसके चिल्लाते समय वोल्डेमॉर्ट की छड़ी से डंबलडोर की तरफ हरी रोशनी की लहर निकली और सांप ने फन से वार कर दिया।
ज्वाला डंबलडोर के सामने आ गया और उसने अपनी चोंच खोलकर हरी रोशनी की लहर को निगल लिया। वो जलकर फर्श पर गिर गया, छोटा, झुर्रीदार और बेजान। उसी पल डंबलडोर ने अपनी छड़ी लहराई। जो सांप अगले ही पल उसे डसने वाला था, वो हवा में उड़ा और काले धुएं में गायब हो गया। फव्वारे का पानी उछला और उसने वोल्डेमॉर्ट को पिघले कांच में रखे शोपीस की तरह ढक लिया। एक पल के लिए वोल्डेमॉर्ट काली, बहती, बिना चेहरे की धुंधली आकृति की तरह नजर आया, जो इस दमघोटू आवरण से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहा था। फिर वो चला गया और पानी धमाके के साथ फव्वारे में गिर गया। पानी छलकने के कारण चमचमाता फर्श गीला हो गया। मालिक! बेलाट्रिक्स चीखी। निश्चित रूप से यह खत्म हो चुका था। निश्चित रूप से वोल्डेमॉर्ट ने भागने का फैसला कर लिया था। मूर्ति वाले रक्षक के पीछे से बाहर निकलना चाहता था हैरी, लेकिन डंबलडोर चिल्लाकर बोले, हैरी, जहां हो वहीं रुके रहो। पहली बार डंबलडोर की आवाज में डर की झलक थी। हैरी को इसका कोई कारण समझ में नहीं आया। हॉल अब बिल्कुल खाली था। वहां उनके अलावा और कोई नहीं था। सुबकती बेलेट्रिक्स अब भी जादूगरनी की मूर्ति के नीचे कैद थी और नन्हा फीनिक्स ज्वाला अब फर्श पर धीरे धीरे बोल रहा था। फिर हैरी के निशान में दर्द का विस्फोट हो गया। उसे लगा कि वो मर जाएगा। इतना दर्द कल्पना से परे था, सहन शक्ति से परे था। हैरी लाल आंखों वाले एक प्राणी की कुंडलियों में इतनी कसकर जकड़ गया था कि उसे यह नहीं पता था कि उसका खुद का शरीर कहाँ खत्म होता है और उस प्राणी का शरीर कहाँ शुरू होता है। वे एक हो गए थे, दर्द से जुड़ गए थे और बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और उस प्राणी ने अपनी बात कहने के लिए हैरी के मुंह का इस्तेमाल किया, जिससे इस भीषण दर्द में उसे अपना जबड़ा हिलता महसूस हुआ। डंबलडोर, अब मुझे मार कर दिखाओ। अंधे जैसी हालत में और खुद को मौत के कगार पर महसूस करने के लिए उसका हर हिस्सा मुक्ति के लिए छटपटा रहा था। हैरी को एक बार फिर एहसास हुआ कि प्राणी उसका इस्तेमाल कर रहा था। डंबलडोर, अगर मौत कुछ नहीं है तो इस लड़के को मार डालो। हैरी ने सोचा, दर्द को रोक दो, मुझे मार डालो, इस पीड़ा को खत्म करो डंबलडोर। इसकी तुलना में मौत कुछ भी नहीं है और मैं सीरियस से दोबारा मिल पाऊंगा। हैरी का दिल भावनाओं में सराबोर हो गया। तो प्राणी की कुंडलियां ढीली हो गई और दर्द गायब हो गया। हैरी मुंह के बल फर्श पर पड़ा था। उसका चश्मा गिर गया था। वो इस तरह कांप रहा था जैसे लकड़ी पर नहीं बल्कि फर्श पर लेटा हो। हॉल में आवाजों की गूंज आ रही थी। बहुत सी आवाजें थी जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। हैरी ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि उसका चश्मा सिरकटी मूर्ति के पैरों के पास पड़ा था। उस सिरकटी मूर्ति ने उसकी रक्षा की थी, लेकिन अब ये तड़की हुई और स्थिर थी। हैरी ने चश्मा लगा लिया और अपना सिर थोड़ा उठाया। डंबलडोर की मुड़ी हुई नाक उसकी नाक से कुछ ही दूरी पर थी। तुम ठीक हो हैरी? हाँ, हैरी ने कहा। वो इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि अपने सिर को भी नहीं संभाल पा रहा था। हाँ, ठीक हूं। वोल्डेमॉर्ट कहाँ है? ये लोग कौन है? क्या? एट्रियम लोगों से भर गया था। फर्श पर उन हरी लपटों का प्रतिबिंब दिख रहा था जो सजीव हो गई थी। दीवार की अंगीठियों में से जादूगर और जादूगरनियां लगातार निकल रहे थे। जैसे ही डंबलडोर ने उसे उठाकर खड़ा किया, हैरी ने घरेलू जिन्न और पिशाच की सुनहरी मूर्तियों को देखा जो स्तब्ध दिख रहे कॉर्नेलियस फज को ला रहे थे। वो वहां है! पोनीटेल बंधे लाल दुशाले वाले एक जादूगर ने चिल्लाकर कहा। वो हॉल की दूसरी ओर सुनहरे मलबे की तरफ इशारा कर रहा था, जहां बेलेट्रिक्स कुछ पल पहले ही कैद थी। मैंने उसे देखा था मिस्टर फज। मैं कसम खाकर कहता हूं, वो तुम जानते कौन ही था। और उसने एक औरत को पकड़ा और अदृश्य हो गया। मैं जानता हूं, विलियमसन,
मैं जानता हूं, मैंने भी उसे देखा था, फज बोले, जो अपने धारीदार चोगे के नीचे पायजामा पहने हुए थे और इस तरह हाँफ रहे थे जैसे अभी मीलों दौड़कर आ रहे हों। बेड़ा गर्क हो या जादू मंत्रालय में, हे भगवान, ये संभव नहीं लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? डंबलडोर अब तक ये तसल्ली कर चुके थे कि हैरी ठीक ठाक है। उन्होंने फज से कहा, नीचे रहस्य विभाग में चले, कर्नेलियस। ये सुनकर उन लोगों को ये पहली बार एहसास हुआ कि डंबलडोर भी वहां थे। उनमें से कुछ ने अपनी छड़ियां उठा ली, बाकी हैरान दिखने लगे। घरेलू जिन्न और पिशाच की मूर्तियों ने तालियां बजाई। फज उछल पड़े, जिससे उनके स्लीपर्स वाले पैर जमीन से उठ गए। वहां मृत्यु कक्ष में आपको कई भागे हुए प्राण पक्षी मिलेंगे, जिन्हें अंतर्ध्यान रोधक मंत्र से बांधा गया है, और वे आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथ क्या सलूक किया जाए। डंबलडोर, फज हैरानी के बारे कुछ नहीं कह पा रहे थे। तुम यहाँ? मैं, उसने औरर्स की तरफ घूर कर देखा, जिन्हें वे अपने साथ लाए थे। यह स्पष्ट था कि वे चिल्लाकर क्या कहना चाहते थे। इस आदमी को पकड़ लो। कर्नेलियस, मैं एक बार फिर तुम्हारे आदमियों से लड़ने और जीतने को तैयार हूं, डंबलडोर ने गरजती हुई आवाज में कहा। लेकिन कुछ मिनट पहले तुमने अपनी आंखों से खुद ही इस बात का सबूत देख लिया है जो मैं तुम्हें 1 साल से बता रहा हूं। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट लौट आया है। तुम 12 महीनों से गलत आदमी का पीछा कर रहे हो, और अब समय आ गया है कि तुम समझदारी से मेरी बातें सुनो। मैं नहीं। अच्छा, फर्स्ट चकराते हुए बोले और चारों तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें उम्मीद हो कि कोई उन्हें बता देगा कि क्या करना है। जब किसी ने ऐसा नहीं किया तो वो बोले, बहुत बढ़िया टॉलिश। विलियमसन, रहस्य विभाग में जाकर देखो। डंबलडोर, तुम्हें तुम्हें मुझे सारी बातें बतानी होंगी। फाउंटेन ऑफ मैजिकल ब्रदरेन, इसे क्या हुआ? उन्होंने एक तरह की सिजकारी के साथ फर्श की तरफ देखते हुए कहा, जहां जादूगरनी, जादूगर और सेंटोर की मूर्तियां अब टूटी पड़ी थी। डंबलडोर ने कहा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं हैरी को हॉगवर्ट्स भेज दूं। हैरी? हैरी पॉटर? फज ने मुड़कर हैरी को घूरा, जो अब भी दीवार से टिककर उस गिरी हुई मूर्ति के पास खड़ा था, जिसने डंबलडोर और वोल्डेमॉर्ट के युद्ध के दौरान उसकी रक्षा की थी। वो वहां, वो यहां? फज ने हैरी को घूरते हुए कहा। क्यों? ये सब क्या हो रहा है? डंबलडोर ने दोबारा कहा। हैरी के स्कूल लौटने के बाद मैं हर बात बता दूंगा। वे फव्वारे से उस जगह तक गए जहां सुनहरे जादूगर का सिर जमीन पर पड़ा था। उन्होंने अपनी छड़ी उसकी तरफ तानी और बुदबुदाए, आवागमनो, और सिर नीले रंग में चमकने लगा। ये लकड़ी के फर्श पर कुछ सेकंड तक कांपा और फिर स्थिर हो गया। जब डंबलडोर उस सिर को उठाकर हैरी के पास ले गए तो फज बोला, देखो डंबलडोर, तुम्हें कुछ आवागमन कुंजी की अनुमति नहीं है। तुम जादू मंत्री के सामने इस तरह का काम नहीं कर सकते। तुम उनकी आवाज टूट गई जब डंबलडोर ने उन्हें अपने आधे चांद के आकार वाले चश्मे से किसी न्यायाधीश की तरह देखा। अब डोलोरोस अम्ब्रिज को हॉगवर्ट्स से हटाने का आदेश देंगे, डंबलडोर ने कहा। आप अपने ऑर्डर्स को मेरे जादुई प्राणियों की देखभाल के टीचर्स की तलाश करने से रोकेंगे, ताकि वो अपने काम पर लौट सके। मैं आपको, डंबलडोर ने अपनी जेब से एक घड़ी निकाली जिसमें 12 कांटे थे और उसे देखा, आज रात को अपना आधा घंटा देता हूं, जिसमें मैं यहां हुई घटना के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। इसके बाद मुझे अपने स्कूल लौटना होगा। अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो जाहिर है आप हॉगवर्ट्स में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हेडमास्टर के नाम डाली गई चिट्ठियां मुझ तक पहुंच जाएंगी। फर्ज पहले से ही ज्यादा चकराए हुए नजर आ रहे थे। उनका मुंह खुला था और उनका गोल चेहरा उनके बिखरे भूरे बालों के नीचे गुलाबी हो रहा था। मैं? आप? डंबलडोर ने उनकी तरफ पीठ करते हुए कहा।
इस आवागमन कुंजी को पकड़ लो हैरी। उन्होंने मूर्ति के सुनहरे सिर को आगे बढ़ा दिया और हैरी ने उस पर अपना हाथ रख दिया। जब उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वो क्या करता है या कहाँ जाता है। मैं तुमसे आधे घंटे बाद मिलता हूं, डंबलडोर ने धीरे से कहा। एक, दो, तीन। हैरी को अपनी नाभि के पीछे किसी हुक से खींचने का जाना पहचाना एहसास हुआ। लकड़ी का फर्श उसके पैरों के नीचे से गायब हो चुका था। एट्रियम, फज और डंबलडोर ओझल हो चुके थे। वो रंगों तथा आवाजों के बवंडर में आगे की तरफ उड़ रहा था।